हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का जो लास्ट टाइम पेपर होता है वहां पे जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज डे 3 रहने वाला है। डे 1 डे 2 की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। जूनियर असिस्टेंट के नाम से सेपरेट प्लेलिस्ट है हमारे से यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर। उसमें स्टार्टिंग की 2 वीडियोस आपको पेपर की देखने को मिलते हैं, तीसरी वीडियो भी ऐड हो जाएगी। पेपर की वीडियो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको पेपर का पैटर्न समझ आता है और कंपटीशन आपको मैं बता ही चुका हूँ कि 80 में से अगर 70 प्लस मार्क्स लाओगे तो ही सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, वरना सिलेक्शन के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। तो 80 में से 70 प्लस मार्क्स लाने मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज की वीडियो देखो और चेक करो कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हो। क्वेश्चन में कहा गया फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सुटेबल आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल फिल करना है। जब कोई आर्टिकल की जरूरत है तो नो आर्टिकल सेलेक्ट कर देना। हालांकि ऑप्शंस में आपको कहीं भी ऐसे नो आर्टिकल देखने को मिल नहीं रहा। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया सुधा इज स्टडीइंग इन डैश कैनेडियन यूनिवर्सिटी। From there, it will take dash hour for her to reach the airport. अब देखिए यहाँ पर किसी को अगर प्रॉब्लम आएगी तो सेकंड ब्लैंक में चले जाओ। इट विल टेक आवर, अब साउंड वॉवल वाली आ रही है। जब भी वॉवल साउंड होती है हम एन आर्टिकल यूज करते हैं, तो सेकंड ब्लैंक में एन तो आना ही चाहिए। दिखने में चाहे कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो साउंड है वो वॉवल वाली साउंड है ना, एन आवर। तो हमारे पास एन आर्टिकल यूज करना सेकंड ब्लैंक में। तो ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता, सी भी हो नहीं सकता, या तो डी है या तो बी है। अब पहले ब्लैंक में क्या आएगा? सुधा इज स्टडीइंग इन डैश कैनेडियन यूनिवर्सिटी। सुधा कैनेडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि यूनिवर्सिटी होता तो मैं ए यूनिवर्सिटी बोलता, लेकिन यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिक बना दी कैनेडियन यूनिवर्सिटी। अब मैं क्या करता हूँ, यूनिवर्सिटी में भी कैनेडियन यूनिवर्सिटी तो द आर्टिकल लगा देता हूँ, वो गलत हो जाएगा। क्यों? कैनेडियन यूनिवर्सिटी का मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी जो कनाडा को बिलोंग करती है, उसे स्पेसिफिक नहीं बताया, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया। यहाँ पे दा तो आने नहीं वाला। अब देखना पड़ेगा साउंड कैसे कैनेडियन क्या वाली साउंड आ रही है, तो वॉवल साउंड तो है नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है। इसका मतलब आर्टिकल ए लग जाएगा। तो सुधा इज स्टार्टिंग इन ए कैनेडियन यूनिवर्सिटी, फ्रॉम देयर इट विल टेक एन आवर। तो पहली ब्लैंक में ए, दूसरी ब्लैंक में एन, ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन कहां पर सही है आपको वो बताना है। देखो जी, इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलता है, नरेशन भी पढ़ते हो। अब देखते हो पहले क्या होता है, जैसे जया सेड, इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना पड़ता है, वो ऑप्शन नंबर बी में लगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन। हमने क्या करना होता है, कॉमा लगाने के बाद जो रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का खेल होता है, हम फिर इनवर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते हैं। पहला लेटर कैपिटल, यहाँ पे भी पहला कैपिटल नहीं है, यहाँ पर भी पहला कैपिटल नहीं है, तो सारे ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। बच गया था ऑप्शन नंबर एक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर 2 ऑप्शन मैच हो रहे होते तो दे वर गेटिंग रियली एक्साइटेड एंड वर शाउटिंग कम ऑन। देखो कम ऑन के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन तो आएगा, वो यहाँ पर था नहीं, बाकी सब में था, चलो ठीक है। अब ये जो पूरा सेंटेंस है इसको इनवर्टेड कॉमर्स में करना था, मैंने सिंगल में इसलिए करा क्योंकि कॉमन बीच में डाला हुआ ना, ये एक्सक्लेमेशन वाला है, इसको डबल में मैंने कर दिया, तो बिल्कुल सही सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है। बाकी सारा सिंगल इनवर्टेड कॉमा में और कॉमन को डबल इनवर्टेड कॉमा में कर दिया। समझ गए? इस तरह से जब अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं तो पहले हम डबल कर देंगे, कॉमन को सिंगल में कर देंगे। बट हमारे पास एक सिंपल सा ऑप्शन था, सारी गलतियों को एलिमिनेट करते हुए हमने कहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अब आप देखो 2 सही है गलत है, वीडियो के एंड में बताइएगा कि सभी सही आए या नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन में है। कहा गया है एक वर्ड आपके सामने गैलेंट, इसका सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग बताना है। देखो अब यहाँ पर क्या है, गैलेंट का मतलब होता है जो बहादुर हो, करेजियस हो, तो इसका जो सिनोनिम सेम मतलब वैलेंट हो जाएगा। इसका मतलब भी वैसे ही देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवर्ड का मतलब आपको पता है, डरपोक आप कह सकते हो। क्रेवन का मतलब भी कुछ हद तक डरपोक की तरह ही होता है। टिमिड का मतलब भी शाय या डरपोक, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो बाकी सारे हम बोलेंगे क्या, इसके एंटोनियम अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन सिनोनिम तो एक ही था, वैलिएंट, वही आपसे पूछा गया था, आपने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे इसका बताया भी हुआ है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। एंटोनियम बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है कि इसका इडियोसिंक्रेसी का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। सबसे पहले इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक पर्सनल पेक्युलरिटी की बात करते हैं, मतलब कुछ ऐसा जो आपको अनयूजुअल बनाए, जो आपको मतलब नॉर्मल ना बना के एबनॉर्मल बना दे, जो आपको अलग दिखाने में मजबूर करे, आपको अलग दिखाए ना, एक ऐसा बिहेवियर जो सबसे अलग देखने को मिले, एक हैबिट जो अलग देखने को मिले, वो है इडियोसिंक्रेसी। इसको मेडिकल टर्म्स में भी यूज किया जाता है, नॉर्मली भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है जी। या बाकी इसको साइको टर्म्स में भी इसको लेके जाते हैं, कई बार टेक्निकल वगैरह करना पड़ता है।
तो इडियोसिंक्रेसी का मतलब आपको समझ आएगा जो नॉर्मल ना हो, सिंपल लैंग्वेज हो, वैसे कह सकते हो। अब इसका अपोजिट बताना था। इरेटिसिज्म का मतलब होता है जो इरेगुलर हो, जो कि अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो, जो कि अलग तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है। ये इरेगुलर बिहेवियर, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और निकलते हैं। कन्फर्मिटी का मतलब होता है जो कि एक पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से चले, एक बिहेवियर के हिसाब से चले। तो आपको बताना था ना इडियोसिंक्रेसी क्या हो गया, जो बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो, जो अनयूजुअल वगैरह हो। इरेटिसिज्म भी वही हो गया, जो एक तरीके से अलग तरह का देखने को मिलता है, थोड़ा कॉमन ना हो, अनकॉमन ना बोल सकते हो। बट कन्फर्मिटी क्या है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग चले, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चले, बड़ा कॉमन सा हो, वो कन्फर्मिटी हो गया। तो यही इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेक्युलैरिटी भी वही हो गया, जो स्ट्रेंज हो, अनयूजुअल हो। ऑडिटी का मतलब भी वही हो गया, जो स्ट्रेंज हो, एबनॉर्मल हो। बाकी सारे सिनोनिम थे, कन्फर्मिटी ही था जो इसका अपोजिट था, एंटोनियम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलेंगे आज के फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर कहा गया आपको एक इडियम है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसका मीनिंग बताना, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना, या जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा करना, या किसी के प्रेज के मोमेंट को स्पॉइल कर देना, या फिर बड़े नैरो तरीके से आप किसी चीज को अवॉइड करते हो। तो बाय द स्किन, टिथ की स्किन आप समझ सकते हो कितनी बारीक चीज की बात कर रहे हैं ना, कितनी माइन्यूट लेवल पर बात कर रहे हैं। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब आप किसी चीज को बड़े नैरोली एस्केप कर रहे हो, बड़े मार्जिन से, बड़े कम डिफरेंस से आप किसी चीज को पास कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है बड़े कम डिफरेंस से, तब हम यूज करते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, मतलब नैरोली, बड़े मुश्किल से, बड़े करीब से आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप में से जो भी जूनियर सीजन के एस्पिरेंट से तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी है जूनियर सीजन के नाम से, वहां पे जाकर तैयारी कर सकते हो। आपके लिए सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया, वो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां पे जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वीकली टेस्ट चल रहे हैं, टारगेट वगैरह सेट हो रहे हैं, अच्छे से तैयारी करनी तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जो हमारी एप्लीकेशन में पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन में भी कोर्स अवेलेबल है जूनियर असिस्टेंट का, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके तो वो कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। बस ये कि वो कोर्स आपका एक तरीके से लगभग कंप्लीट ही है, कुछ और वीडियोस वहां पर ऐड ऑन होती जा रही है। वो कोर्स बड़े जल्दी ही कंप्लीट होने जा रहा है और एक्स्ट्रा वीडियोस वहां पर आती जाएंगी। यूट्यूब का ये कि जैसे अभी स्टार्ट हो, जो जल्दी में कवर करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन में चले जाओ, जो आराम आराम से कवर करना चाहते हैं वो यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन यूट्यूब पे भी कंप्लीट कोर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस। इनमें से इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस की एग्जांपल कौन सी है। मैं थोड़ा सा मोबाइल इसलिए यूज कर रहा हूं आपके सामने क्योंकि मैं वीडियो को एडिट नहीं करना चाहता हूं, और चैट सेक्शन का टाइम ऑन हो चुका है, मतलब जो आपके सेपरेट ग्रुप बना है वहां पे इवनिंग में रात को 10 बजे के करीब चैट सेक्शन ऑन करी जाती है, और अभी 10:02 हो गए, तो मैं इनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए थोड़ा सा अभी मैं यहाँ पे चैट सेक्शन को ऑन कर रहा हूँ। चैट सेक्शन हो गया ऑन, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस। इसमें से इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस के एग्जांपल क्या, देखो टच पैड हो गया, वेब कैम हो गया, माइक्रोफोन वगैरह हो गया, सभी के एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस। बट इंटरनल जैसे वीडियो कार्ड हो गया, ग्राफिक वगैरह हो गया, ये सारा हमारे पास इंटरनल की कैटेगरी में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, और लास्ट के 2 वीडियोस पक्का देख लेना, तीनों वीडियोस देखोगे तभी आपको सही मायने में समझ आएगा किस तरह के क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं। कहा गया है अगर एवरेज वेट 6 स्टूडेंट का 50 केजी आता है, 2 स्टूडेंट का एवरेज वेट 51 केजी आता है, बाकी 2 स्टूडेंट का एवरेज वेट 55 केजी आता है, तो सभी 10 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना हो जाएगा, हमको ये बताना है। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट हमारे पास चलता है, एवरेज का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले केस की अगर मैं बात करूंगा, 6 स्टूडेंट्स हैं और कितना एवरेज है 50 केजी, अगर मुझे सम निकालना होगा, सम का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर। पहले केस में अगर मैं सम निकालूंगा तो एवरेज 50 है और स्टूडेंट 6 है, बन जाएगा 300। तो पहले केस का सम मेरे पास बन चुका है 300। दूसरे केस की बात करूंगा, एवरेज है 51 और नंबर है 2, 2 ही स्टूडेंट है, तो 51 को 2 से मल्टीप्लाई करो 102 बन जाएगा। दूसरे केस में सम आ गया 102। तीसरे केस में 2 स्टूडेंट हैं, एवरेज 55 केजी है, तो एवरेज 55 है और स्टूडेंट 2 ही है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर जब मैं करूंगा 110 मेरे पास बन जाएगा। तीनों केस में मेरे पास सम क्या बन रहा है वो मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज वेट सभी 10 स्टूडेंट का। तो सभी 10 स्टूडेंट का अगर मैं सम निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 300, 400, 500, 512। समझ गए, एवरेज का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 512 है,
डिवाइड बाय स्टूडेंट 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा 51.2 मेरे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही तो आपसे पूछा गया था, एवरेज वेट बताना था, एवरेज वेट हमने यहाँ पर बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कोडिंग लैंग्वेज में NEETA नीता, इसकी जो कोडिंग है वो करी गई है MVVGZ। आपको बताना IZHSNR इसकी कोडिंग किस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न है, N का अपोजिट होता है M, E का रिवर्स होता है V, E का रिवर्स होता है V, T का रिवर्स होता है G, A का रिवर्स Z। मतलब स्टार्टिंग में ए तो लास्ट में जेड आता है, स्टार्टिंग में सेकंड नंबर पे बी तो लास्ट सेकंड लास्ट नंबर पे वाई आ जाता है, ये होता है रिवर्स। तो ये सारे रिवर्स वाला पैटर्न हमारे पास चल रहा है, तो हमें सिंपल सा पैटर्न फॉलो करना है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसका भी रिवर्स देख लेते हैं। देखो जी, आई का रिवर्स होता है आर, आपको ट्रिक्स करवाइए इरिटेट। जेड का रिवर्स ए होता है, एच का रिवर्स एस, एस का रिवर्स एच, एन का रिवर्स होता है एम, आर का होता है आई। तो ये RASHMI रश्मि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि 8 के 8 क्वेश्चन आपके सही रहे हो, या नहीं भी रहे तो कम से कम 7 क्वेश्चन आपके सही रहे हो। ये पैटर्न अगर आपका चल रहा है तो आपके पेपर की तैयारी सही चल रही है। अगर 8 में से अभी तक आपके 5 या 4 ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है आईसी चिप्स फॉर कंप्यूटर्स और यूजुअली मेड ऑफ विच मटेरियल। जो आईसी चिप्स होती हैं वो कंप्यूटर में जो होती हैं वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन, प्लैटिनम, सिलिकॉन की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, इंडिया के सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, ये कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करना है। आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम यहाँ पर बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। 10 क्वेश्चन आज आपके सामने आएंगे, 10 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर बताया मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। F5 किसके लिए होता है? F5 होता है ना प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए करंट स्लाइड से। तो फर्स्ट का रिलेशनशिप सेकंड के साथ बन रहा है। शिफ्ट प्लस, ठीक है, अगर आपको नहीं पता एस्केप क्या होता है? एंड करने के लिए। अब आप देखो फर्स्ट का रिलेशनशिप सेकंड के साथ कहां बन रहा है, या तो ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, सॉरी, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। F5 होता है बिगिनिंग से स्टार्ट करना ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, मतलब यानी कि फर्स्ट का रिलेशनशिप फर्स्ट के साथ बनना चाहिए, फोर्थ का फोर्थ से बनना चाहिए। तो ऐसा तो मुझे एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट का बना, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। बट फिर भी शिफ्ट प्लस F5 हम किससे यूज करते हैं? जो करंट स्लाइड अगर वहीं से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है, और Alt प्लस F5 हम किसको यूज करते हैं? प्रेजेंटर व्यू में चेक स्टार्ट करने के लिए। तो ये फिलहाल चारों ऑप्शन थे, चारों के चारों आपको समझ आ गए। तो आज की वीडियो यहाँ पर एंड हो रही है, बाकी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, वीडियोस को शेयर करते जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद।